नमस्कार बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि और उसके उपभेद के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद होते हैं। तो हमने पहले वीडियो में संधि का पहला भेद यानी स्वर संधि के बारे में पढ़ा और अब हम संधि के दूसरे जो 2 भेद हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है कि किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर से या किसी व्यंजन से होने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको हम सीधे सीधे यूं भी कह सकते हैं कि व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे सत प्लस जन। सत में यहाँ पर त के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें स्वर वर्ण मिला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है व्यंजन है। और इधर क्या है ज, ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल। तो यहाँ पर ये त और ये ज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पर ज, तो ये होगा सत प्लस जन सज्जन। इसी प्रकार दिक, का के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर स्वर नहीं है व्यंजन ही है, और इधर स्वर है अंबर, दिक धन अंबर। तो व्यंजन से स्वर का मेल और व्यंजन से व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल हो या व्यंजन से स्वर का मेल होने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह व्यंजन संधि की परिभाषा और इसके उदाहरण। अब व्यंजन संधि में कब कहाँ किस तरीके से परिवर्तन होता है, किस वर्ण का कब और कैसे परिवर्तन होता है, वो कुछ नियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका पहला नियम है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। हमने देखा है वर्ग 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग है ना, और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो इनका जो पहला वर्ण होता है उस पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है ना। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोई सा भी वर्ग हो, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, उसका पहला वर्ण है ना, जैसे क, च, ट, त, प है ना, ये पहले वर्ण है वर्ग के। इसके बाद या तो कोई स्वर वर्ण आता है, जैसे यहाँ पर ये क वर्ग है, इसके बाद कौन सा आया स्वर वर्ण आया है ना, तो या तो इसके बाद कोई स्वर वर्ण हो या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा। अब जैसे वर्ग में का में जब हम देखते क ख ग, तो तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है ग और चौथा घ, तो उसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो क वर्ग में ग और घ, च वर्ग में ज और झ, ट वर्ग में ड और ढ, और त वर्ग में द और ध, और प वर्ग में आएगा ब और भ, ये आते हैं। या फिर य र ल व ह, ये आए। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना क्या क्या है कि ये पहले वर्ण के बाद में कोई स्वर आए, पहली बात है ना। या तो एक नियम तो क्या है कि कोई बाद वाले शब्द में पहला वर्ण क्या आ जाए स्वर आ जाए, या फिर उसका तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। और तीसरी बात क्या है, ये दोनों नहीं हो तो फिर य र ल व ह, ये आए। तो पहला वर्ण, तो उस वर्ग का जो पहला वर्ण है, जैसे कि ये यहाँ पर ये पहला वर्ण तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तीसरे वर्ग में तीसरे वर्ण में बदल जाता है, वर्ग में नहीं वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखें यहाँ पर दिक प्लस गज। अब यहाँ पर क्या है तीसरा वर्ण आता है, इसे क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, क ख और ग तीसरा वर्ण, तो ये काय में बदल जाएगा, इसके तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ग जो है ये भी तीसरा है तो तीसरे में ही बदलेगा, तो ये हो जाएगा दिक प्लस गज दिग्गज। ठीक है,
उसके बाद में वाक प्लस इस, यहाँ पर स्वर वर्ण आया है, हमने ये देखा था, या कोई स्वर वर्ण आ जाए तो वाक प्लस इस, तो भी ये काय में बदलेगा, ये क के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क का तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग, तो वाक प्लस इस, वागीस, ये तीसरे वर्ण में इस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं। ये इसका पहला नियम। अगला नियम है इसका दूसरा, कि यदि पहले वर्ण का पंचम वर्ण, पहले वर्ण का, जैसे क ख ग घ न, है ना, 5 वर्ण होते हैं एक वर्ण में, तो पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होना, पहला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है ना, तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोई सा भी वर्ग, 5 वर्ग हमने देखे हैं, इसका पहला वर्ण यदि होता है और उसके बाद यदि न और म आता है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आता है, तो पहला वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ण काय में परिवर्तित हो जाता है, पंचम वर्ण में। जैसे यहाँ पर क्या है, वाक, नहीं, का के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो इसमें स्वर नहीं है, तो वाक ये वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, इसके पंचम वर्ण में। तो क का पंचम वर्ण क्या है, क ख ग घ और न, तो ये काय में न में परिवर्तित होगा। तो वाक धन मय, वांग मय, वांग मय बोलेंगे, इसको न बोलेंगे, वांग मय, न में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका ये नियम है। अगला नियम है इसका कि ता का अगले वर्ण में परिवर्तित होना। इसका नियम क्या है कि ता के बाद यदि पहले शब्द में क्या होता है, ता आता है, जैसे यहाँ पहले शब्द में का है, उसी प्रकार इसमें पहले शब्द में क्या आता है, बाद वाला वर्ण त। तो ता के बाद यदि च, ट, ज, ड़ और ल आने पर त के बाद वाले वर्ण के अनुरूप, मतलब उसके बाद में जो वर्ण आता है, पहले शब्द में तो क्या है, त है ना, और उसके बाद ये वाले सब वर्ण आते हैं, तो इनके अनुरूप वह त परिवर्तित होता है। अब वो उदाहरण में देखेंगे तो आप समझ में आएगा। जैसे क्या है, सत्य प्लस चरित्र, तो यहाँ पर क्या है, च, और इधर क्या है, त, इधर तो त, हमने त का अगले वर्ण में परिवर्तित करना, तो त इधर तो त रहेगा। अब त के बाद में यहाँ क्या आया है, च, तो ये च उसी च में स्वर रहित में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर च था, तो ये क्या हो जाएगा, त का, यहाँ पर त है, तो ये त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, सत, ये च का, त का च बन गया, और चरित्र वैसा का वैसा चरित्र, तो सत चरित्र, मतलब जो वर्ण इधर आता है वही उसके स्वर रहित, यानी हम सीधा कहें कि आधे वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। अगर यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ देखा है सत प्लस जन, है ना, तो ये क्या था, ता आया था, ता के बाद में यहाँ पर क्या आया था, ज, तो ज का भी परिवर्तित हो गया, उसकी उसी आधे वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये है कि ता के बाद में यदि च, ट, त, च आता है तो च में, ट आता है तो वो आधे ट में परिवर्तित हो जाता है, ज आता है तो ज में ना, ल आता है तो ड में, और ल आता है तो ल में। ये इस तरीके से उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या अनुरूप बदलते हैं। अब इसी में त का च बन जाना, त का च में परिवर्तित होना। यदि त के बाद, एक तो ये है त के बाद में च, ये अलग नियम है। त के बाद यदि छ आए, त के बाद यदि छ आए तो त च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस छिन्न, ये त के बाद में क्या आया, छ आया, तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, आधे च में, स्वर रहित च में परिवर्तित होगा। तो उत धन छिन्न, तो ये हो जाएगा उच्छिन्न, उच्छिन्न। अब त और स का छ, च आधा च और छ, तो छ, छ बोलेंगे, छ
ता के बाद यदि सा है तो वह छ में परिवर्तित होता है। जैसे उत धन शिष्ट तो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम परिवर्तित करें। त और ह, यदि त के बाद ह आता है तो वह ह ध्या, विद्या वाला जो ध्या होता है, ध्या में परिवर्तित होता है। जैसे उत धन हार, त के बाद में क्या आया ह, तो ये क्या हो जाएगा ध्या, तो उद्धार। इस तरीके से ये परिवर्तित होता है। छ का छ में परिवर्तित होना, एक तो यहाँ पर त और स का छ बना था, अब यहाँ केवल छ है तो उसका छ में परिवर्तित होना। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ का छ होना, इन्हें परिवर्तित हो जाता है। वो कब आता है आ धन छाधन, तो ये हो जाएगा आच्छादन, आच्छादन। ठीक है, इस तरीके से ये परिवर्तित होता है, ये चम इस तरीके से। अगला है किसका नियम है, म का पंचम वर्ण, म का पंचम वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तित होना। जब म किसी वर्ण में आता है तो वह उसके पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है ना। तो कैसे कि म के पश्चात पहले शब्द में क्या है, म है, और उसके बाद वाले शब्द में क्या है, क से लेकर म तक 5 वर्ग होते हैं। तो क से शुरू होता है तो उसके 5 वर्ग होते हैं, 5वें वर्ग का अंतिम वर्ण होता है म। तो क से म तक कोई भी व्यंजन यदि आता है तो वो म काय में परिवर्तित हो जाता है, म उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क है ना, यहाँ पर ये आया है, जैसे सम धन चय, तो यहाँ पर क्या है च। अब च का पंचम वर्ण क्या होगा, च छ ज झ ञ, है ना, इस तरीके से लिखते हैं वो ञ, है ना। तो ये म जो है इस पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, ये होगा संचय, संचय। इसको हम अनुस्वार लगाकर ऐसे भी लिख सकते हैं संचय। ठीक है, और पर जब वर्ण विच्छेद अगर किया जाए, वर्ण को देखा जाए, तो वर्ण में यहाँ पर अनुस्वार का मतलब निकलेगा ञ। ठीक है, और अगर म के बाद म आता है, जैसे ये म है सम धन मान, म के बाद म ही आता है तो वह अनुस्वार में नहीं लिखा जाता है। उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है सम्मान। हम इसको ऐसे लिखेंगे सम्मान, तो ये गलत माना जाएगा, इसमें अनुस्वार नहीं लगता है। अगर म के बाद म आता है तो म को अर्थ वर्ण में, आधे वर्ण में इस तरीके से लिखा जाता है। यह है व्यंजन संधि के नियम। तो इसमें व्यंजन संधि हो या स्वर संधि हो, कोई सी भी संधि हो, आपको सबसे जरूरी इसकी पहचान है वर्ण की। वर्ण की अगर आपको पहचान है, वर्ण को का अगर आप ध्यान रखते हैं, और खास करके इसके जो ये नियम है, इन नियम को अगर आप पढ़ते हैं और ध्यान में रखते हैं तो संधि विच्छेद करने में या संधि विच्छेद संधि का मेल करने में आपको ना कोई कठिनाई होगी ना परेशानी होगी। और अगर वर्णों का ध्यान नहीं है आपको तो आप हर जगह गलती करें। ठीक है, ये व्यंजन संधि हुई। इसके बाद विसर्ग संधि। संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग का मतलब होता है इस प्रकार का चिन्ह होता है, जो अह की मात्रा हम बोलते हैं ना, अह की मात्रा जो होती है उसको हम इस तरीके से विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सीधी इसकी सरल परिभाषा कि व्यंजन से व्यंजन का मेल हो या स्वर से स्वर का मेल हो या व्यंजन से स्वर का मेल हो, पर किसके साथ हो, विसर्ग के साथ हो। स्वर से स्वर का मेल हो, व्यंजन से व्यंजन का मेल हो या स्वर से व्यंजन का मेल हो, पर किसके साथ हो, विसर्ग के साथ हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये विसर्ग संधि की परिभाषा। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण है नी धन रस। नी, ना के बाद में, नी के बाद में
विसर्ग, तो नी और नी ये ह का उच्चारण करता है विसर्ग, तो नी धन रस बराबर होगा नीरस। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग नियम होते हैं, किस वर्ण के बाद विसर्ग में परिवर्तन आता है, विसर्ग का परिवर्तन कौन से वर्ण में कब होता है, कब विसर्ग लगता है, कब विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके भी अलग अलग नियम इसमें हैं। तो कब कहाँ पर विसर्ग में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो हम इन नियम के अनुसार देखेंगे। इसका पहला नियम है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना, विसर्ग का ओ में परिवर्तित होना, कि विसर्ग लगा हुआ है तो ओ में कब परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग से पहले कैसे, जैसे विसर्ग लगा हुआ है और इसके पहले ये वाला वर्ण, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में ना बाद वाले वर्ण में यहाँ पर भी अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ट में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? मतलब कि विसर्ग से पहले क्या होना है, आ होना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा मना, तो विसर्ग को छोड़ दिया, मन को बोलेंगे तो आखिरी हमारी जो ध्वनि है मन की आ उच्चारित होगा। तो यहाँ पर क्या है, आ और आ के बाद विसर्ग आता है, ठीक है, मना। तो और बाद में क्या है यहाँ पर स्वर, उसने क्या बोला है आ हो, और बाद में भी आ आता हो तो ये आ आया, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर मना धन अनुकूल ये होगा मनोनुकूल, ये दोनों ये अह और ये मिलकर ओ बनाएंगे तो मनोनुकूल। विसर्ग के बाद अ स्वर आया है इसलिए यहाँ पर मनोनुकूल होगा। ठीक है, अब दूसरा है विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो ये ग जो है क ख ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के बाद यहाँ पर ये तीसरा वर्ण आया तो काय में परिवर्तित होगा, ये ओ में परिवर्तित होगा। तो यशः धनगान यशोगान, विसर्ग के बाद ग तीसरा वर्ण है इसलिए यहाँ पर ओ में परिवर्तित होगा यशः धनगान यशोगान। उसके बाद मना धन रंजन, विसर्ग के बाद य र ल व ट में से कोई सा भी वर्ण, तो हमने कौन सा ये र वाला वर्ण लिया है। ठीक है, तो मना धन रंजन र आता है तो विसर्ग काय में परिवर्तित होता है, ओ में, तो मना धन रंजन मनोरंजन, विसर्ग के बाद र आने से यह ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका पहला नियम था, किसका, विसर्ग संधि का। इसका दूसरा नियम है कि विसर्ग का र में परिवर्तित होना। विसर्ग र में कब परिवर्तित होता है, तो देखें, यदि विसर्ग से पहले जो यहाँ पर स्थिति थी वही विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, ध्यान रखना है कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, मतलब अ और आ का नहीं आना है, इसके अलावा अन्य कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले ये विसर्ग और इसके पहले यहाँ पर आ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर यदि आता हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह हो, या फिर कोई स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, इधर विसर्ग के पहले अ और आ ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर यहाँ पर हो सकता है। जैसे नी, तो नी में कौन सा स्वर है, नी स्वर है, विसर्ग के पहले ई स्वर आया है, नी में ना में ई की मात्रा है तो कौन सा स्वर आया है, ई स्वर आया है, तो विसर्ग के पहले ई स्वर, और विसर्ग के बाद वाले में क्या आया, यहाँ पर ये स्वर वर्ण है, उसने बोला या कोई स्वर वर्ण हो, तो स्वर वर्ण है तो विसर्ग काय में परिवर्तित हो जाता है, रा में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नी धन आशा निराशा, ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आया है इसलिए ये काय में परिवर्तित हो गया,
र में परिवर्तित हो। दू धन जन, विसर्ग के बाद क्या है? ज। क्या बोला था उसने कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तो च छ ज तीसरा वर्ण है, तो ये तीसरा वर्ण यहाँ पर आता है, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। दू धन जन दुर्जन, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, इसलिए वह र में परिवर्तित हो। ठीक है। अगला नियम है इसका कि विसर्ग का स में परिवर्तित होना। यदि विसर्ग के बाद च छ और स आए, तो विसर्ग के बाद की बात है, विसर्ग के पहले का कुछ भी नहीं बताया जी। विसर्ग के बाद यदि च छ और स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नी, अब हमको बात का देखना है, ये क्या है यहाँ पर? च, तो क्या हो गया ये? नी धन चल निश्चल, तो विसर्ग के बाद क्या है? च, तो काय में परिवर्तित हो गया ये? स में। ठीक है। अगला नियम, विसर्ग का स में परिवर्तित होना। यदि विसर्ग के बाद त या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है, अर्थात विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी धन तेज, त काय में हो जाएगा ये? स में, तो नी धन तेज निस्तेज, यहाँ पर विसर्ग के बाद त है, इसलिए स में परिवर्तित हो जाएगा। एक और स का है नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यहाँ पर विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क आता हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले आ या आ आता हो और बाद में क आता हो, तो भी विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धन कार, ये का आया, यहाँ पर आ है, तो नमः धन कार नमस्कार, विसर्ग का स में परिवर्तित हो। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए और बाद में क ख ट ठ या प फ कोई वर्ण हो, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी धन फल, तो नी में स्वर क्या है? ई आता है, और यहाँ पर फ, तो नी धन फल निष्फल, ये स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। विसर्ग संधि के और भी नियम है। अगला नियम है 7वां नियम, विसर्ग का लोप हो जाना। लोप होना है छुप जाना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के पहले तो क्या होता है? अ और आ होता है, और बाद में कोई सा भी स्वर यदि आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग छुप जाता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अतः धन एव, तो यहाँ पर अतः त के बाद में ए स्वर आता है, तो यहाँ पर ये अतएव हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा। ठीक है। अगला है विसर्ग का लोप हो जाना और स्वर का दीर्घ हो जाना, मतलब विसर्ग का लोप भी हो जाता है, छुप भी जाता है, और जो स्वर की मात्रा है ना, जो लघु स्वर की, वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाती है। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व यानी लघु स्वर हो और बाद में र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व अर्थात लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी धन रव, अब यहाँ पर क्या है? नी ना में छोटी की मात्रा है, और विसर्ग से पहले क्या है? यदि विसर्ग से पहले लघु स्वर यानी नी, ई छोटी है, ठीक है, लघु स्वर है, और बाद में क्या है? र, तो ये क्या मात्रा कायम हो जाएगी? दीर्घ स्वर में, और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो नी धन रव, नीरव हो जाएगा ये। अगला है अंतिम नियम है इसका अगला, कि विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहना, कि विसर्ग का प्रयोग होना। यदि विसर्ग से पहले तधा हो और बाद में का हो, तो विसर्ग उसकी जगह वैसा का वैसा ही लगा रहता है। जैसे प्रातः धन काल, तो प्रातः विसर्ग से पहले क्या है? त, ये त आया, और बाद में
क्या है, क है, तो विसर्ग का प्रयोग वैसा का वैसा रहेगा, प्रातः और काल, इस तरीके से हम इसको मिलाकर लिख देंगे। तो ये विसर्ग संधि के नियम है। इस तरीके से आपको सभी संधियों के जो भी उपभेद है, उपनियम है, इन सबको आपको याद करना है। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें वर्ण की होती है। वर्ण का आपको ध्यान रखना होगा, वर्ण को ध्यान में लाना होगा, और कहां पर किस वर्ण में कब क्या परिवर्तन होता है उसका ध्यान रखकर आपको इसको संधि को करना होगा। तो संधि विच्छेद करना और संधि विच्छेद से संधि करना, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यह संधि, मुझे उम्मीद है कि आपको संधि के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम एक नए शीर्षक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।